दुनिया एक क्रॉसरोड्स पर है। रूस यूक्रेन युद्ध के खिंचते जाने से एंजाइटी बढ़ रही है। जो कॉन्फ्लिक्ट पहले रीजनल था, अब ग्लोबल क्राइसिस में बदलने की धमकी दे रहा है, बड़ी ताकतों को इसमें खींच रहा है और तीसरे वर्ल्ड वॉर का डर बढ़ा रहा है। हर फेल्ड नेगोशिएशन और नए वेपन शिपमेंट से हम कगार के और करीब आ रहे हैं। यह युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन की सॉवरेंटी के बारे में नहीं है, यह ग्लोबल ऑर्डर के फ्यूचर के बारे में है। रूस अपना प्रभाव फिर से जताना चाहता है। यूएस के नेतृत्व वाला वेस्ट विरोध करने के लिए डिटरमिन्ड है। बैटलफील्ड बदल गया है। ड्रोन्स, साइबर अटैक्स और न्यूक्लियर थ्रेट्स अब रोजमर्रा की रियलिटी का हिस्सा है। दुनिया के इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है कि शॉकवेव्स हर जगह फेल्ट होते हैं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली। यह समझना अर्जेंट है कि हम इस पॉइंट तक कैसे पहुंचे। यह एनालिसिस युद्ध की जड़ों, स्ट्रैटेजीज और कॉन्सिक्वेंसेस की पड़ताल करेगा और पूछेगा, क्या हम अभी भी कगार से पीछे हट सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज के युद्ध को समझने के लिए हमें सदियों पीछे देखना होगा। रूस और यूक्रेन दोनों की जड़ें कीवन रूस में हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटीज समय के साथ डाइवर्ज हो गई। यूक्रेन ने रूसी साम्राज्य का डोमिनेशन सहा, सोवियत संघ का डोमिनेशन सहा, होलोडोमोर फैमिन जैसी ट्रेजेडीज झेली। 1991 में इंडिपेंडेंस से उम्मीद जगी, लेकिन टेंशन्स अंदर ही अंदर सुलगते रहे। 2014 की रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी ने यूक्रेन के प्रो रशियन प्रेसिडेंट को हटा दिया, जिससे मॉस्को अलार्म्ड हो गया। रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया और डोनबास में सेपरेटिस्ट का समर्थन किया, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया। मिन्स्क एग्रीमेंट्स हिंसा को खत्म करने में विफल रहे। 8 साल तक एक लो लेवल वॉर चलता रहा, जिसने 2022 के इन्वेजन के लिए मंच तैयार किया। वर्तमान कॉन्फ्लिक्ट नया नहीं है, यह एक लंबे अनरिजॉल्व्ड स्ट्रगल का ब्रूटल एस्केलेशन है। इतिहास की छाया हर लड़ाई पर मंडरा रही है। 24 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, कीव पर कब्जा करके स्विफ्ट विक्ट्री का लक्ष्य रखा। यह योजना यूक्रेनियन रेजिस्टेंस, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स द्वारा फ्यूल थी, के कारण लड़खड़ा गई और एडवांस रुक गया। रूसी सेना कीव से पीछे हटी, अपना ध्यान पूर्व और दक्षिण की ओर शिफ्ट किया। यह युद्ध डोनबास और क्राइमिया तक एक लैंड ब्रिज के लिए एक ग्राइंडिंग बैटल बन गया, जिसने मारियोपोल जैसे शहरों को तबाह कर दिया। 2022 के अंत में यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव्स ने खरकीव और खेरसन सहित क्षेत्र को वापस ले लिया। 2023 तक फ्रंट लाइंस एक ब्लडी स्टेलमेट में बदल गई। दोनों पक्षों को कम गेन्स के लिए इमेंस कैजुअलिटीज उठानी पड़ी। जून 2025 तक रूस ने यूक्रेन के लगभग 18% हिस्से पर कब्जा कर लिया है, लेकिन लड़ाई जारी है। युद्ध की मोमेंटम शिफ्ट होती है, लेकिन शांति इल्यूसिव बनी हुई है। दुनिया देख रही है, अनसर्टन है कि आगे क्या होगा। युद्ध की असली कीमत शैटर्ड लाइव्स में मापी जाती है। दोनों तरफ लाखों सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं, पूरी जनरेशंस खो गई। सिविलियन कैजुअलिटीज स्टैगरिंग हैं, कई मैस ग्रेव्स में दफन हैं या मलबे के नीचे खो गए हैं। मारियोपोल और बाखमुट जैसे शहर तबाह हो गए हैं, उनकी आबादी मारी गई, घायल हुई या डिस्प्लेस्ड हो गई। 6.5 मिलियन से अधिक यूक्रेनियंस विदेश भाग गए हैं। लाखों और यूक्रेन के भीतर डिस्प्लेस्ड हैं, परिवार टूट गए हैं और बच्चों को ऐसा ट्रॉमा झेलना पड़ रहा है जो जीवन भर रहेगा। रूसी बच्चों का अपहरण एक युद्ध अपराध के रूप में निंदित है। मेंटल हेल्थ क्राइसिस और डेली टेरर लाखों लोगों के लिए जीवन को परिभाषित करते हैं। रूस में भी नुकसान और अलगाव गहराई से महसूस किया जाता है। इस युद्ध के निशान कई पीढ़ियों तक रहेंगे। इकोनॉमिक फॉलआउट कैटास्ट्रोफिक है। यूक्रेन का जीडीपी लगभग 30% गिर गया। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री खंडहर में है। इंटरनेशनल एड इकोनॉमी को एफ्लोट रखता है, लेकिन रिकवरी धीमी और कॉस्टली है। वेस्टर्न सैंक्शंस से प्रभावित रूस ने अपने ट्रेड को चीन और भारत में शिफ्ट कर दिया है, जिससे उसकी इकोनॉमी फिलहाल स्टेबलाइज हो गई है। फिर भी सैंक्शंस रूस के टेक्नोलॉजिकल बेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को इरोड करते हैं। दोनों देश युद्ध में रिसोर्सेज डालते हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स का त्याग करते हैं। ग्लोबली एनर्जी और फूड प्राइसेस बढ़ गए, जिससे इन्फ्लेशन और इनसिक्योरिटी बढ़ी। युद्ध ने देशों को सप्लाई चेन्स और अलायंसेस पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया है। इकोनॉमिक पेन दुनिया भर में साझा किया जाता है, सिर्फ कम्बैटेंट्स द्वारा नहीं। युद्ध की कीमत खोए हुए फ्यूचर्स में मापी जाती है। दुनिया की प्रॉस्पेरिटी दांव पर है। बैटलफील्ड मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक प्रूविंग ग्राउंड है। ड्रोन्स, दोनों सस्ते और एडवांस्ड,
आसमान पर हावी हैं, टैक्टिक्स को रीशेप कर रहे हैं और भारी लॉसेस पहुंचा रहे हैं। साइबर वॉरफेयर अंधेरे में चलता है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स को टारगेट करते हैं। वेस्टर्न एड, खासकर यूएस और यूरोप से यूक्रेन के सर्वाइवल के लिए वाइटल है। $200 बिलियन से अधिक का सपोर्ट, जिसमें एडवांस्ड वेपन्स शामिल हैं। ये सिस्टम्स यूक्रेन को दुश्मन की लाइनों के पीछे गहराई तक स्ट्राइक करने में मदद करते हैं, जिससे रूस का एडवांटेज कम होता है। लेकिन एड इनकॉन्सिस्टेंट है और पॉलिटिकल डिबेट्स खतरनाक डिलेज का कारण बनते हैं। रूस अडेप्ट करता है, आर्म्स प्रोडक्शन बढ़ाता है और ईरान और उत्तर कोरिया से सपोर्ट प्राप्त करता है। यह युद्ध अब इंडस्ट्रियल माइट और पॉलिटिकल विल का कॉन्टेस्ट है। टेक्नोलॉजी और अलायंसेस हर लड़ाई को आकार देते हैं। परिणाम इस बात पर निर्भर कर सकता है कि कौन सबसे लंबे समय तक लड़ाई जारी रख सकता है। डिप्लोमेसी लड़खड़ा गई है, शांति वार्ता बार बार विफल हो रही है। यूक्रेन पूर्ण टेरिटोरियल रेस्टोरेशन की मांग करता है। रूस अपने गेंस की मान्यता पर जोर देता है। डेडलॉक में कॉम्प्रोमाइज के लिए बहुत कम जगह बचती है। ह्यूमैनिटेरियन चैनल्स प्रिजनर एक्सचेंजेस के लिए खुले रहते हैं, जिससे उम्मीद के दुर्लभ क्षण मिलते हैं। बंदी में टॉर्चर और अब्यूज की रिपोर्ट युद्ध की ब्रूटैलिटी को उजागर करती है। वॉर क्राइम्स, खासकर रूसी सेना द्वारा, अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड हैं। नरसंहार, सिविलियन साइट्स पर बमबारी और फोर्स्ड डिपोर्टेशंस। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी नेताओं के लिए अरेस्ट वारंट्स जारी किए हैं। सिविलियन एरियाज पर हमले नफरत को गहरा करते हैं और सुलह को और कठिन बनाते हैं। हर अत्याचार बदले के चक्र को बढ़ावा देता है। जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी किसी भी भविष्य की शांति के लिए आवश्यक है। युद्ध का एनवायरमेंटल टोल इमेंस है और अक्सर ओवरलुक्ड किया जाता है। बैटलफील्ड स्कार्ड हैं, टॉक्सिक डिब्री और अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस से प्रदूषित हैं। काखोवका डैम के विनाश से मैसिव फ्लडिंग और इकोलॉजिकल डिजास्टर हुई। कंटेमिनेटेड वाटर और सोइल दशकों तक फूड सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ को थ्रेटन करते हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटीज, खासकर जापोरिज्जिया, लगातार जोखिम में है, जिससे रेडियोलॉजिकल कैटास्ट्रोफी का डर बढ़ रहा है। एनवायरमेंटल डैमेज की लागत अरबों में है। जंगल, वन्यजीव और खेत तबाह हो गए हैं। यह इकोसाइड अपने आप में एक हथियार है जो यूक्रेन के फ्यूचर को टारगेट कर रहा है। नुकसान को ठीक करने में पीढ़ियां और ग्लोबल एफर्ट लगेंगे। जमीन पर लगे निशान युद्ध से भी ज्यादा समय तक रह सकते हैं। तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है, जो इतिहास की गलतियों को दोहरा रहा है। राइवल अलायंसेस, आर्म्स रेसेस और फेल्ड डिप्लोमेसी। फिर भी कॉन्फ्लिक्ट सीमित है। अब तक सीधे नेटो रूस टकराव से बच रहा है। भारत का बैलेंस्ड अप्रोच, रूस के साथ संबंध बनाए रखना जबकि शांति का आह्वान करना, ग्लोबल अलाइनमेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। इतिहास चेतावनी देता है कि कॉन्क्वेस्ट पर बने साम्राज्य ट्रेजेडी में समाप्त होते हैं। सच्ची शांति के लिए सॉवरेंटी, जस्टिस और इंटरनेशनल लॉ का सम्मान आवश्यक है। मिलिट्री विक्ट्री की संभावना कम है। एग्जॉस्शन एक पॉलिटिकल सेटलमेंट को मजबूर कर सकता है। ह्यूमन और इकोनॉमिक कॉस्ट अनसस्टेनेबल हैं। स्थायी शांति के लिए अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी गारंटीज और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता है। दुनिया को इतिहास को दोहराने से रोकने के लिए कार्य करना चाहिए। फ्यूचर अनलिखा है। हमारे अब के चुनाव इसे आकार देंगे। अपने विचार साझा करें और शांति के लिए बातचीत में शामिल हों।